तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को जानेंगे जो इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है लघु उत्तरीय का। देखिए प्लाज्मिड क्या क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, या फिर प्लाज्मिड प्लाज्मिड्स के 4 प्रमुख गुण लिखिए, या फिर प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या और कहाँ होता है, या फिर देखिए प्लाज्मिड्स क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, या फिर देखिए प्लाज्मिड प्लामिड पर क्या लिखिए टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्लाज्मिड। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, किस 1 2 3 4 5 प्रकार से पूछा है, तो इसका उत्तर एक ही होगा। तो आइए इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए हेडिंग हमारा क्या है, प्लाज्मिड। उत्तर देखिए प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। यह एक दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है। जो प्लाज्मिड है ये दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्रकाभ के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड में केवल कुछ ही जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। इन जीनों की जीवाणु कोशिका की अन्य जीव प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें उपस्थित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। स्वनियंत्रित प्रतिकृतिक गुण होने के कारण निम्न 2 प्रकार के प्लाज्मिड्स ज्ञात हैं। नंबर 1 देखिए एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड। तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड गलत लिखा तो उसको समझ जाइएगा आप। तो देखिए ये प्लाज्मिड प्रतिकृति करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं। जो एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रतिकृति करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं। दूसरा देखिए बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स। तो देखिए ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृति करके एक से अधिक प्रतिलिपियां बनाते हैं। इस प्रकार के एक जीवाणु कोशिका में परिणाम स्वरूप 10 से 12 प्लाज्मिड पाए जा सकते हैं। कभी कभी इनकी संख्या 1000 तक भी हो सकती है। ऐसे प्लाज्मिड का उपयोग क्लोनिंग साधन के रूप में किया जाता है। आगे देखिए प्लाज्मिड की एक विशेषता कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता बनाए रखता है। जो प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है, इसकी एक विशेषता है कि ये डीएनए के विजातीय खंड से जुड़कर दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता इसमें होती है या प्रवेश कर सकता है। ऐसे प्लाज्मिड्स ही वेक्टर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहला आनुवांशिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया वेक्टर प्लाज्मिड PBR 332 था, जिसे ई कोलाई के कोई प्लाज्मिड से तैयार किया गया था। दूसरी ओर प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इन्हें सहज ही यहाँ से पृथक किया जा सकता है। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। तो देखिए यहाँ पे हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए प्रश्न क्या है, जीनी अभियांत्रिकी यानी प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या फिर देखिए यही क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जीनी अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। देखिए कितनी बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। आगे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रयोज्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। या फिर देखिए आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। या फिर देखिए जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। या फिर जैव प्रौद्योगिकी के किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए।
या फिर देखिए आगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा अथवा कृषि क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिता लिखिए। या फिर देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं? जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग बताइए। या फिर देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है? इसका कोई एक उपयोग लिखिए। तो देखिए, यह क्वेश्चन हमारा कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर हम समझते हैं सरल शब्दों में। यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर हमारा हेडिंग है आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी, ये हमारा है हेडिंग। तो देखिए, इसका उत्तर आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी को जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। जीवों में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। क्या होता है इससे? इससे आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा जाता है या फिर हटाया जाता है, कोई गड़बड़ी होती है उसमें तो उसको ठीक किया जाता है। किससे? अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। क्योंकि डीएनए अणु में तोड़ जोड़ जीनी अभियांत्रिकी को आधार होता है, जिसमें तोड़ जोड़ होता है जीनी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के आधार पर होता है। इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। आगे देखिए, जीन अभियांत्रिकी में आनुवांशिक पदार्थ का हेरफेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है, अर्थात जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके उनका दोषपूर्ण आनुवांशिक लक्षणों के जीन को हटाकर उनके स्थान पर डीएनए का उत्कृष्ट लक्षणों के जीन को समाविष्ट करना ही जीनी अभियांत्रिकी है। देखिए क्या कह रहा है कि जो दोषपूर्ण डीएनए है, जिनमें कोई दोष है, कोई गड़बड़ी है, उन डीएनए के उन लक्षण को हटाकर उनके स्थान पर डीएनए का उत्कृष्ट मतलब अच्छे लक्षण वाले जीन्स को संविष्ट करना क्या कहलाता है? अभियांत्रिकी, जीनी अभियांत्रिकी कहलाता है। इस तकनीकी में दो डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक से पृथक किया जाता है। डीएनए के 2 अणु को कोशिका से अलग किया जाता है और एक या एक से अधिक प्रकार की एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उनके टुकड़े किए जाते हैं और उन अणुओं के टुकड़े किए जाते हैं एक या एक से अधिक। इसके बाद इन टुकड़ों को इच्छा अनुसार जोड़कर कोशिका के पुनरावृत्ति व जनन के लिए पूर्ण स्थापित कर दिया जाता है। संक्षेप में जीन क्लोनिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग विदेशी डीएनए के एक विशिष्ट टुकड़े को कोशिका में स्थापित करना होता है। आगे देखिए, आर्बर ने 1962 में ने बैक्टीरिया कोशिकाओं में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नामक ऐसे पदार्थ की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जो किसी भी बाह्य डीएनए के विशिष्ट टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक तीव्र रसायन का कार्य करता है। यह न्यूक्लिक अम्ल की फास्फेट शर्करा बंधता को तोड़ता है। किसी बैक्टीरिया पर जब कोई विषाणु आक्रमण करता है तब यह प्रक्रिया उसमें रक्षा स्थल का कार्य करती है। स्मिथ ने 1970 ने क्या किया? ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विलगित किया, मतलब निकाला। सन 1971 में नेथन्स ने बंदर के ट्यूमर विषाणु HSV40 के डीएनए को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया। आगे देखिए, सन 1978 तक लगभग 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या निर्बंधन एंडोन्यूक्लियोज विलगित करके अलक्षणिक किए जा चुके थे। इस प्रकार इसकी खोज सन 1970 में आर्बर, नेथन्स एवं स्मिथ ने की। इसके लिए उन्हें वर्ष 1978 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसे ही जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी इस प्रकार से। अब देखिए जीनी अभियांत्रिकी के विभिन्न उपयोग। तो देखिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग व्यावसायिक उत्पादनों, अनेक मानव जीन्स खोज, रोगों के कारण उनके इलाज की सहायता में हो रहा है। हम जीन के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले अनेक लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रयोग इस प्रकार हैं। देखिए, नंबर 1 क्या है? जीन का निर्माण। तो देखिए, किसी विशेष कोशिका से एमआरएनए अणु को अलग करके प्रतिवर्ती
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस प्रकार डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण किया जाता है। दूसरा नंबर देखिए जीन का विश्लेषण तथा संग्रह। डीएनए अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संग्रह की इस विधि को शॉटगन विधि भी कहते हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर, जीन को प्रतिस्थापन। जीनी चिकित्सा से अवांछित जीन को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नए वांछित जीन को प्रवेश में कराया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत आदि नियंत्रित किया जा सकता है किसी जीन से। आगे देखिए चौथा नंबर, रोगजनक विषाणु का रूपांतरण। रोगजनक विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तित करके कैंसर, एड्स आदि रोगों के विषाणु को रोगजनक के बजाय इन्हीं रोगों से उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। पांचवा देखिए विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की एक ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो विषाणु के संक्रमण का प्रतिरोध करती हैं, यानी उनसे जो विषाणु संक्रमण होता है उनसे प्रतिरोध करती है, उनका विरोध करती है, इनसे ये ग्रसित नहीं होती। छठा नंबर देखिए व्यक्तिगत जीन्स को अलग करना। कुछ जीन्स को अलग करने की तकनीकी विकसित की गई है जो निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है। देखिए विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाने वाली जीन्स, आरएनए की जीन्स तथा नियंत्रण करने वाली जीन्स जैसे कि प्रमोटर जीन तथा रेगुलेटरी जीन। चूजों में ओवोएल्ब्यूमिन की जीन, चूहों में ग्लोबिन तथा इम्यूनोग्लोबिन जीन्स, अनाजों व लेग्यूमस में प्रोटीन संग्रह की जीन आदि पृथक किया जा चुका है। सातवां नंबर देखिए समुद्री तेल फैलाव का सफाया। इसमें पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है। इसका पूंजीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। यह जीवाणु समुद्री सतह पर फैले तेल का सफाया कर देता है। इसे उच्च झक्की जीवाणु कहते हैं। आठवां नंबर देखिए पौधों में नाइट्रोजन अनुबंधन। पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखने वाले जीवाणु का संवर्धन करके इन्हें फली-रहित पादपों में प्रविष्ट कराया जाता है। 9वां नंबर देखिए आनुवंशिक रोग का पता लगाना। अनेक रोग का गर्भ में ही एमनियोसेंटेसिस तकनीकी द्वारा पता लगाया जा सकता है। गर्भ में ही भ्रूण में रोगों का पता लगाया जा सकता है, किंतु डीएनए पुनर्संयोजन तकनीकी द्वारा पूंजीकृत डीएनए क्रम के उपलब्ध होने से गर्भस्थ शिशु के पूरे जीनोटाइप का निरीक्षण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बिंदु उत्परिवर्तन, विलोपन आदि उत्परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग गर्भस्थ शिशु में थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया आदि रोगों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। आगे देखिए 10वां नंबर औद्योगिक रसायन, पेट्रोल, ईंधन, कीटनाशी, आसंजक, प्रोरोधक, विलायक, रंजक, विस्फोटक आदि कई प्रकार के पदार्थ हमें खनिज तेल पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम जीनी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित जीवाणु की सहायता से पादपों के किण्वन से प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए 11वां नंबर, इस तकनीकी के द्वारा इंसुलिन तथा मानव वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन किया जा सकता है। 12वां नंबर देखिए इस तकनीकी द्वारा मानव इंटरफेरान, ल्यूकोसाइटिक इंटरफेरान, फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरान, प्रतिरक्षक इंटरफेरान का उत्पादन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।